नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 22 फरवरी सन 2026। आज पंचमी तिथि सुबह 11:10 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 3 लाख से कम आय वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार दे रही है सब्सिडी। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा फैमिली आईडी होगी अपग्रेड। अब AI मापेगा आपकी असली रईसी। गलत जानकारी देने वाले नहीं उठा पाएंगे सरकारी योजनाओं का लाभ। हरियाणा में आएगी नौकरियों की बहार। इस महीने शुरू होने जा रही है मारुति सुजुकी की दूसरी यूनिट। 10वीं और 12वीं हरियाणा बोर्ड की परीक्षा से पहले बड़ा फैसला, नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति। 1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे। फास्टैग या UPI से होगा पेमेंट। नगद लेन देन पूरी तरह से बंद करने की तैयारी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। दोस्त मुकेश जाजी ने गलती मानी तो वहीं सरपंचों ने किया बहिष्कार। टोहाना में अभय चौटाला का सरकार और कांग्रेस पर हमला। बोले 14 लाख राशन कार्ड रद्द करने पर उठाए सवाल। सिरसा से खाटू श्याम के लिए रोडवेज ने शुरू की स्पेशल बस सेवा। फोन पे से बिना पिन डाले अब हो जाएंगी UPI पेमेंट। फिंगरप्रिंट और फेस ID से कर सकेंगे 5,000 रुपये तक का भुगतान। हांसी में नर्सिंग छात्राओं का कर्मिक अनशन शुरू। माइग्रेशन की डिमांड पर MLA आवास पर धरना जारी। 24 फरवरी तक का है अल्टीमेटम। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% किया। 24 घंटे में 2 बार नए टैरिफ लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने टैरिफ रद्द किए थे। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान न्यूजीलैंड सुपर 8 मैच बारिश के कारण धुला। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने यू टर्न ले लिया है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होते ही मौसम में दोहरा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां सुबह की शुरुआत हल्की धुंध से होती है और दिन में सूरज की गर्मी का एहसास होता है, तो वहीं रात के समय चलने वाली उत्तरी हवाएं हल्की ठिठुरन बढ़ा रही है। IMD के अनुसार जैसे पश्चिमी मौसम प्रणाली आगे बढ़ी है, वैसे ही उत्तरी हवाओं के कारण रात का तापमान नीचे गिरा है। हालांकि दिन भर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव और आसमान साफ रहने से सूरज की चमकदार धूप देखने को मिली है, जिससे दिन के तापमान में उछाल देखने को मिला है। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो पलवल जिले में दर्ज किया गया, जो कि 29.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं चंडीगढ़ में 28.1 डिग्री, हिसार में 27.8 डिग्री, करनाल में 26.5 डिग्री और अंबाला में 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नारनौल जिले में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं करनाल और जींद में 9.5 डिग्री, भिवानी में 9.3 और रोहतक में 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री उछाल आने की संभावना जताई गई है। आने वाले कुछ दिनों तक हरियाणा में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 23 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिस दौरान राज्य में बादलवाई देखने को मिल सकती है। इसके प्रभाव से रात के तापमान में और बढ़ोतरी होगी, जिससे ठंड का एहसास कम होगा। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अब सरकार द्वारा काटे गए 14 लाख पीले राशन कार्डों का मुद्दा उठाएगी। उन्होंने कहा कि इनेलो ने पहले भी बुजुर्गों की पेंशन बढ़वाने और समय पर दिलवाने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला शनिवार को टोहाना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए 14 लाख राशन कार्ड रद्द करने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, यदि ये कार्ड गलत बने थे तो सरकार ने पहले इन्हें जारी क्यों किया, और यदि जारी किए थे तो अब उन्हें क्यों काटा जा रहा है या फिर रद्द किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी जारी की कि जब गरीब आदमी सड़कों पर उतरेगा तभी सरकार को अपनी गलती का एहसास होगा। इनेलो सुप्रीमो ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों की पेंशन जारी करवाने का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। उन्होंने दावा किया कि इनेलो ने ही सरकार को मजबूर करके बुजुर्गों की पेंशन बढ़वाई और समय पर दिलवाई। बजट सत्र पर टिप्पणी करते हुए चौटाला ने कहा कि सरकार के बजट से प्रदेश के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार सरकार प्रदेश पर कर्ज बढ़ाती है, जो इस बार लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 अप्रैल को खत्म होंगी। इसके बाद उत्तर पुस्तिकाओं का ऑफलाइन मूल्यांकन शुरू होगा। 15 मई तक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी HTET 2025 का आयोजन भी मई महीने में हो सकता है। HTET 2026 के विषय पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 व 26 फरवरी से प्रारंभ होने जा रही है। ये एग्जाम एक ही सेशन में आयोजित होगा। परीक्षा का समय सुबह 12:30 बजे से
3:30 तक होगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए लगभग 1420 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र ज्यादा दूर नहीं बनाए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों के 1 या 2 पेपर अच्छे नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा खत्म होने के 15 दिन बाद फिर से एक मौका दिया जाएगा। इन दोनों ही परीक्षाओं में जो भी अधिकतम अंक होंगे वे मान्य होंगे। हरियाणा में सबसे ज्यादा 15 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र नूंह जिले में और सबसे कम गुरुग्राम में सिर्फ एक परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। जिस भी परीक्षार्थी को कोई भी समस्या है वे बोर्ड में संपर्क कर सकता है। आज यानी 22 फरवरी को अवकाश रहने के बावजूद भी बोर्ड कार्यालय खुला रहेगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों को बहुत जल्द एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खासकर नौकरी की तलाश में बैठे युवाओं के लिए ये खबर किसी वरदान से कम नहीं होगी। बता दें कि सोनीपत जिले में स्थित IMT खरखोदा में मारुति सुजुकी की दूसरी यूनिट में उत्पादन इसी साल अप्रैल महीने से प्रारंभ होने जा रहा है। इस दूसरी यूनिट में उत्पादन कार्य शुरू होने पर हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और साथ ही हरियाणा प्रदेश का औद्योगिक विकास रफ्तार पकड़ेगा। IMT सोना में ATL बैटरी टेक्नोलॉजी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी यूनिट की भी पहली इकाई में पिछले साल सितंबर महीने में उत्पादन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2027 तक सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। शुक्रवार से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में अभिभाषण के दौरान हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने भी ये जानकारी दी है। हरियाणा के औद्योगिक विकास का पहिया तेज गति से दौड़ रहा है, जो कि प्रदेश के आर्थिक समृद्धि के लिहाज से शुभ संकेत माना जाता है। हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पहचान पत्र यानी PPP में बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के अनुसार अब फैमिली आईडी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवारों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का आकलन खुद AI करेगा। इससे सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ केवल योजना के पात्र लोगों तक पहुंचाना और अपात्र लोगों को चिन्हित करना है। नई प्रणाली के आधार पर आय का निर्धारण केवल फैमिली आईडी में दिखाए गए आंकड़ों से नहीं होगा, बल्कि विभिन्न डिजिटल स्रोतों से प्राप्त जानकारी से किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य पारिवारिक आय और खर्च के आंकड़ों को पारदर्शी और सटीक बनाना है। नई व्यवस्था में सिर्फ कागजों पर आधारित आय मान्य नहीं होगी, बल्कि AI निर्धारित करेगा कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसमें डेटा और PPP से लिंक किया जाएगा। नए सिस्टम के जरिए खर्च को आय का स्रोत माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिवार का खर्च निजी स्कूल और महंगी जीवन शैली को अपनाता है, तो AI स्वयं ही उसे परिवार की वास्तविक आय मान सकता है। यदि किसी परिवार ने जीवन यापन या घर बनाने के लिए लोन ले रखा है, तो EMI की राशि को परिवार की कुल आय से घटाया जाएगा। इससे उन परिवारों को सहायता मिलेगी जो वित्तीय स्थिति से गुजर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में फैमिली आईडी को पूरी तरह से आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इससे आर्थिक स्थिति की बेहतर समीक्षा हो पाएगी। जींद जिले के उचाणा में सर्वजातीय दाड़न खाप चबूतरा पालवा पर खाप की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खाप के विभिन्न गांवों से लोग शामिल हुए, जिनकी अध्यक्षता निवर्तमान प्रधान सूरजभान घसो ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य खाप के नए प्रधान और कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से चुनाव करना था। खाप के गाँव से आए लोगों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद सुंदरपुरा निवासी रणधीर शोकंद को सर्वसम्मति से प्रधान चुन लिया गया है। निवर्तमान प्रधान सूरज कुमार घसो ने बताया कि उनका प्रधान पद और कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने पर यह बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नए प्रधान और कार्यकारिणी का चुनाव किया है और खाप व पंचायतें समाज हित में निरंतर कार्य करती रहेंगे। नवनियुक्त प्रधान रणधीर शोकंद सुंदरपुरा ने सर्वसम्मति से सौंपी गई जिम्मेदारी के लिए खाप के सभी गांवों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और खाप व पंचायतों की गरिमा को बढ़ाने का काम भी करेंगे। रणधीर शोकंद ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि सबसे पहला कार्य युवाओं को नशे से दूर ले जाने के लिए एक अभियान चलाना होगा, विशेषकर ग्रामीण अंचल में जहां नशा तेजी से फैल रहा है। इसके अतिरिक्त कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, पौधारोपण कर पर्यावरण को दूषित होने से बचाने सहित विभिन्न सामाजिक कार्यों को लेकर खाप के गांव में निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का जींद शो में पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के साथ हुआ विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब उनके करीबी दोस्त और हरियाणवी कलाकार मुकेश जाजी ने भी मासूम शर्मा की गलती मानी है। मुकेश जाजी ने इसको लेकर एक वीडियो जारी किया है। इसमें मुकेश कह रहे हैं कि पूर्व सरपंच को स्टेज के नीचे खड़े लोगों ने भड़काया और वे स्टेज पर आने लगे। इस पर मासूम को गुस्सा आ गया। यह पूरा घटनाक्रम मेरे सामने ही हुआ, हालांकि यह गलत था। पूर्व सरपंच साहब से मैं माफी मांगता हूँ और मासूम भाई की तरफ से भी। मासूम भाई को उस टोन में बात नहीं करनी
चाहिए थी। उधर इस मामले में हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रभारी हेमंत बैजुलपुरिया की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने मासूम शर्मा के बहिष्कार का ऐलान किया है। कहा है कि मासूम शर्मा गाना क्या सीख गया, स्टेज पर चढ़ना क्या सीख गया, किसी को कुछ नहीं समझता। रुपए के लिए इसे मौत के कार्यक्रम में भी नचा लो। इसके अलावा झज्जर जिले के कई सरपंचों ने कड़ा रुख अपनाते हुए मासूम के कार्यक्रमों के बहिष्कार की घोषणा की है। पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने चेतावनी जारी की और कहा कि अगर मासूम शर्मा गांव में आकर सर्वसम्मति से माफी नहीं मांगता है तो वे महापंचायत करेंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में मासूम शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर विवाद के बाद सिंगर मासूम शर्मा ने 3 नई फॉर्च्यूनर लीजेंडर गाड़ियां ली हैं। ये गाड़ियां गुरुग्राम से टोयोटा शोरूम से खरीदी गई हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वे अपनी पर्सनल सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। बता दें कि यूट्यूबर धर्मू सिंगर मासूम शर्मा के बहनोई हैं। 18 फरवरी को मासूम की बहन कविता की शादी 25वीं सालगिरह पर जींद में सफीदो रोड स्थित दीप पैलेस में प्रोग्राम रखा गया था। इस शो में मासूम से पहले कई कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी थी। मासूम शर्मा स्टेज पर आए तो भीड़ देखकर भड़क गए। पहले उनको आराम से स्टेज से नीचे जाने को कहा, पर वह एक बार उतरने के बाद दोबारा ऊपर आने की कोशिश करने लगे। तब मामला बिगड़ गया और बाउंसरों से धक्का मुक्की से लेकर मारपीट तक हो गई। हादसे में खुशी नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं का माइग्रेशन की मांग को लेकर चल रहा धरना शनिवार को 9वें दिन कर्मिक अनशन में बदल गया। विधायक विनोद भयाणा के आवास के बाहर पिछले शुक्रवार से धरने पर बैठी छात्राओं में से 5 ने शनिवार सुबह से भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये निर्णय शुक्रवार को धरना स्थल पर किसानों और छात्राओं के बीच हुई बैठक में लिया गया था। छात्रा आंचल कादियान ने बताया कि वे लंबे समय से माइग्रेशन की मांग को लेकर सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन समाधान न मिलने के कारण उन्हें कर्मिक अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा है। छात्राओं ने साथ ही चेतावनी जारी की है कि यदि 24 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक संगठनों और आम लोगों से भी आंदोलन में सहयोग की अपील की है। धरने और अनशन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। पुलिस अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा में पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। ये योजना सस्ती, स्वच्छ और मुफ्त बिजली प्रदान करने का माध्यम बनी हुई है। यमुनानगर के डिप्टी कमिश्नर डीसी प्रीति ने हाल ही में इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा की है। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा साल 2024 में शुरू की गई ये योजना प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने और बिजली बिल कम करने पर केंद्रित है। योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सौर ऊर्जा का लाभ पहुंचाना है। सोलर पैनल लगाने से परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पन्न कर सकते हैं। यदि उत्पादित बिजली खपत से अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त यूनिट ग्रिड में जमा होती है और नेट मीटरिंग के माध्यम से उपभोक्ता को क्रेडिट भी मिलता है। इससे बिजली बिल शून्य या बहुत कम हो सकता है। बता दें कि 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम रोजाना 8 से 10 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है, जिससे मासिक लगभग 300 यूनिट मिलती है। ये आम घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। केंद्र सरकार की सब्सिडी इस प्रकार है: 1 किलोवाट तक 30,000 रुपए और 2 किलोवाट तक 60,000 रुपए और 3 किलोवाट या उससे अधिकतम 78,000 रुपए तक सरकार मदद देती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को सोलर सिस्टम लगवाने के बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल pmsuryaghar.gov.in पर किया जा सकता है। राजस्थान की सीकर जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि यहां 28 फरवरी तक वार्षिक फाल्गुनी मेले का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। हरियाणा परिवहन विभाग ने भी खाटू श्याम मेले के लिए कमर कस ली है और कई जिलों से खाटू श्याम के लिए स्पेशल बसों के लिए संचालन को हरी झंडी दिखा दी है। हरियाणा रोडवेज डिपो सिरसा ने खाटू श्याम के लिए सीधे बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात प्रदान की है। ये बस रोजाना सिरसा से वाया फतेहाबाद, अग्रोहा, हिसार, सिवानी, झुप्पा, राजगढ़, चूरू, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सिक्कर और पलसाना होते हुए खाटू श्याम पहुंचेगी। यह बस सिरसा बस स्टैंड से दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर 1:05 पर फतेहाबाद, दोपहर 3 बजे हिसार, शाम 4:30 बजे राजगढ़, शाम 6 बजे चूरू और रात 8 बजे सिक्कर और 9:10 पर खाटू श्याम पहुंच जाएगी। इसी तरह वापसी में बात करें तो अगले दिन सुबह 9 बजे खाटू श्याम से रवाना होकर 10 बजे सिक्कर, 12 बजे चूरू, दोपहर 1:30 बजे राजगढ़, 3:15 बजे हिसार और शाम 6 बजे सिरसा आगमन करेगी। सीधे बस सेवा शुरू होने से श्रद्धालु रात में आराम से श्याम बाबा के दर्शन कर सुबह इसी बस से वापस लौट सकेंगे।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में बनाई गई परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था होगी। वहीं प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों में CCTV इंस्टॉल व संचालन संबंधी सूचनाएं भी बोर्ड मुख्यालय को 25 फरवरी से पहले पहुंचानी होंगी। परीक्षा केंद्रों के खिड़की और दरवाजे बिल्कुल ठीक होने जरूरी है। साथ ही बोर्ड द्वारा ग्राम पंचायतों से भी नकल रोकने में सहयोग मांगा गया है। दूसरी तरफ परीक्षा के दौरान जिन परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें हैं वह बंद रहेंगी। HBSC के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 25 और 26 फरवरी से शुरू होने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के परीक्षा केंद्रों पर अच्छी तरह से परीक्षा पूरी करवाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बोर्ड द्वारा ग्राम पंचायतों से आह्वान किया गया है कि वे नकल रोकने में सहयोग करें और परीक्षा केंद्रों पर बाहरी हस्तक्षेप रोकने का भी कोशिश करें। एग्जाम के दौरान परीक्षा केंद्रों के बाहर डायल 112 की टीम के अलावा पेट्रोलिंग टीमें निरंतर गश्त करेंगी। यदि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही होती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग रेवाड़ी द्वारा विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदक संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए व साथ ही किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 मार्च 2026 साय 3 बजे तक है। कार्यालय में दस्तावेज चेक होने की तिथि 2 मार्च है। न्यूनतम आयु व अधिकतम आयु सीमा जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात कही थी। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप के दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रंप को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। इससे नाराज होकर ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर नए कानून यानी सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 10% टैरिफ लगा दिया था। इस कानून के तहत अधिकतम 15% टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि यह टैरिफ सिर्फ 150 दिन के लिए ही लागू रहेगा। अगर इन्हें आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी, यानी संसद की मंजूरी जरूरी होगी। ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दुनिया भर के देशों पर नया टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ 15% 24 फरवरी से लागू होने जा रहा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को अवैध बताने वाले जजों की भी आलोचना की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है, वे देश के लिए कलंक हैं। उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। साथ ही भारत के साथ ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच का पहला सुपर 8 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। शनिवार शाम 6:30 बजे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी, लेकिन मैच शुरू होने से पहले बारिश आ गई। करीब 2.5 घंटे के इंतजार के बाद मैच रेफरी ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। ऐसे में दोनों टीमों को 1-1 अंक दे दिए गए। इस टूर्नामेंट में दूसरा मैच रद्द हुआ है। इससे पहले जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द हुआ था। पहला सुपर 8 मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को 1-1 अंक मिले हैं। यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। दोनों टीमों को इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पलड़ा न्यूजीलैंड पर पूरी तरह भारी रहा। टूर्नामेंट में दोनों के बीच 7 मुकाबले हुए, 5 में पाकिस्तान और महज 2 में कीवी टीम को जीत मिली है। डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोनपे ने अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर्स लॉन्च किया है। अब UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए बार बार 4 या 6 अंकों का पिन डालने की आवश्यकता नहीं होगी। यूजर्स अपने स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस ID का इस्तेमाल करके सीधे भुगतान कर सकेंगे। फोनपे ने बताया कि इस फीचर का मकसद पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है। फिलहाल ये सुविधा एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च कर दी गई है, जिसे जल्द ही iPhone यानी iOS यूजर्स के लिए भी रोल आउट किया जाएगा। फोनपे के अनुसार अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पेमेंट करते समय पीछे से किसी का पिन देख लेने का खतरा बना रहता था। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से एक रिस्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कई बार यूजर्स अपना UPI पिन भूल जाते हैं या गलत टाइप कर देते थे, जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था। कंपनी ने इसे वन टच पेमेंट मेथड के लिए एक लिमिट तय की है, यानी यूजर्स बायोमेट्रिक के जरिए 5,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर अगर भुगतान की राशि 5,000 रुपए से अधिक होती है तो सिस्टम पहले की तरह ही UPI पिन मांगेगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।